Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies, the chapter number 9, internal trade, and the topic for today's discussion is consumer cooperative stores. We will discuss what is consumer cooperative store, its feature, its advantages as well as disadvantages. So look at what is the consumer cooperative store. Remember the word cooperative या cooperation means सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके खरीदना. So under this system what will happen, the consumer, a group of consumer are merged together. ठीक है, कुछ कंज्यूमर का ग्रुप होता है जो आपस में आकर मिलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करने के बाद ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसे डायरेक्ट माल परचेज कर लेकर आते हैं और अपने कोऑपरेटिव मेंबर्स को, जिस भी मेंबर्स ने उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन किया, से दिस इज द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस इज द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. And say 100 members has joined that particular society. 100 members has joined that society. So each member is a part of that consumer society, right? So every member has contributed some capital, some shares, in the form, and they will establish a consumer cooperative society. What they will do? They will purchase goods directly from manufacturer or the producer. They will purchase goods from manufacturer or the producer directly, and then they will distribute these goods to those 100 members. What benefit they will get? There is no inclusion of wholesaler and no inclusion of retailer. Retailer और wholesaler यहाँ बीच में नहीं आएंगे. Retailer और wholesaler जो अपना commission charge करते, whatever the commission or the profit they charge, they do not need to pay that commission, right? So they will get the goods directly from producer on a less cost. A cheaper goods they will get from the producer. तो सस्ते माल, सस्ता प्रोडक्ट इन्हें मिल जाएगा और हर कंज्यूमर को, जो भी उनके मेंबर्स को ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें सस्ता माल मिल जाएगा, क्योंकि ना तो बीच में मिडल मैन है, ना ही बीच में रिटेलर्स है, इसलिए इन्हें बेनिफिट मिल जाएगा बेसिकली. ठीक है, इन सब चीजों का. तो ये होते हैं कंज्यूमर स्टोर. आपको बेटे बुक में बताया हुआ है कि व्हाट इज द कंज्यूमर स्टोर. आपको बताया हुआ है दीज स्टोर आर एस्टेब्लिश्ड बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ. तो इन स्टोर को, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को कंज्यूमर खुद निर्माण करते हैं, खुद बनाते हैं. वॉलंटरी होता है ये, अपनी मर्जी से आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो या बना सकते हो. सम कंज्यूमर गेट टुगेदर, कुछ कंज्यूमर आपस में इकट्ठा होते हैं, एंड ट्राई टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडलमैन. और मिडलमैन जो मध्यस्थ होते हैं, जनरली सेज द होलसेलर एंड द रिटेलर, वो जो क्लचेस करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लोगों का, उससे बच जाते हैं ये. ठीक है, इन्हें मिडलमैन यानी कि होलसेलर या रिटेलर को कोई अलग से कमीशन पे करने की नीड्स अराइज नहीं होती है. Thus they get the benefit of normally go to the middleman. तो जो मिडलमैन को बेनिफिट जा रहा था, जो कमीशन या प्रॉफिट मिडलमैन को जा रहा था, वो प्रॉफिट इन कंज्यूमर्स को मिल जाता है. All the consumer who get together establish a cooperative store, then they directly purchase the goods from the manufacturer in large quantity. तो मैन्युफैक्चरर से बेटे या प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं. ठीक है, और अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ये गुड्स इन्हें सस्ते पड़ते हैं बिकॉज देयर इज अ नो मिडलमैन इन दिस प्रोसेस. ठीक है, सो In this way, the wholesale purchase of things eliminates the middleman in their profit. तो middleman और उनका जो profit है वो eliminate हो जाता है और directly goods consumer cooperative society को मिल जाते हैं. All the consumer purchase things required to them on comparatively less price from the store. तो बेटे जो store होते हैं आसपास के, उनसे less price पर इन सभी consumer को product मिल जाता है. तो ये था आपका consumer cooperative store, जिसमें कुछ consumer आते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करते हैं, बीच में मिडलमैन या रिटेलर हट जाते हैं. तो बेसिकली इन्हें जो गुड्स होता है वो सस्ता पड़ता है और हर कंज्यूमर इसमें पार्टिसिपेट करता है. बेटे आगे देखिए इसका प्रोसीजर क्या है एस्टेब्लिश होने का. इन ऑर्डर टू डील टू दिस स्टोर इट इज नेसेसरी टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर. तो बेटे इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर तो परचेस करना ही पड़ेगा.
ठीक है, ये भी शेयर इशू करेंगे तो आपको इनका मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 1 शेयर परचेस करना पड़ेगा। एवरी मेंबर गेट्स द राइट टू कास्ट 1 वोट बेटे, तो 1 शेयर के बदले आपको 1 वोट डालने का राइट, अधिकार आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कभी वोटिंग होती है भाई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान कौन बनेगा, ठीक है, या उसका सदस्य कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसके लिए वोटिंग होती है, तो आपको 1 वोट कास्ट करने का, 1 वोट डालने का राइट मिल जाएगा। The profit of the store is divided among the member according to the number of share purchased by them. तो जो भी प्रॉफिट होगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसके जो मेंबर होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, जिसके पास जितने शेयर होंगे उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा बेटे। तो ये था आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर था जिसमें कंज्यूमर अपना एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर से परचेस करते हैं और इन्हें सस्ते वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब इसके फीचर देख लीजिए। सबसे पहला, इट इज एस्टेब्लिश एंड रन बाय द कंज्यूमर, तो इन्हें बनाते भी कस्टमर हैं और रन भी कस्टमर ही करते हैं। सो इट इज एस्टेब्लिश एंड रन बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ही इन्हें बनाते हैं और कंज्यूमर ही इन्हें चलाते हैं बेटे। सेकंड है, इट एस्टेब्लिशमेंट एलिमिनेट्स द मिडलमैन, तो जब भी ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती हैं तो इससे जो मिडलमैन होते हैं, मिडलमैन इन द फॉर्म ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इट एलिमिनेट्स द मिडलमैन जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, लाइक होलसेलर एंड रिटेलर, वो हट जाते हैं यहाँ से। थर्ड है, सेल शेयर्स आर ओनली इन कैश, सेल आर ओनली इन कैश, जो सेल होती है इनमें हमेशा किस में होती है, कैश में ही होती है। सो सेल आर ओनली इन कैश, सेल हमेशा कैश में होती है। सेल आर ओनली इन कैश, कैश में सेल आपकी होती है बेसिकली जनरली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ए मेंबर कैन लीव हिज मेंबरशिप एनी टाइम, ठीक है, जो मेंबर है वो कभी भी अपनी मेंबरशिप को छोड़ सकता है, लेफ्ट कर सकता है। अगर उसे भाई इंटरेस्टेड नहीं है इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो अपनी मेंबरशिप को छोड़ सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा कि भाई आप बने रहो, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटे। फिफ्थ, मेंबर कैन बी एक्वायर्ड एनी टाइम, किसी भी मेंबर को हम शामिल कर सकते हैं इसमें एनी टाइम। मेंबर्स कैन एक्वायर्ड एनी टाइम, किसी भी समय इन्हें एक्वायर्ड किया जा सकता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, मेंबर्स में बांट दिया जाता है बेटे प्रॉफिट। ठीक है, सेवंथ फीचर है आपका इसका, गुड क्वालिटी थिंग्स आर सोल्ड एट लेस प्राइस, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर की वेलफेयर करना इनका उद्देश्य है। तो वेलफेयर तो जब ही होगा बेटे जब आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट परचेस करके लेके आओगे। सो मेंबर्स परचेस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो होता है उसे परचेस किया जाता है, कोई स्मॉल या बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं परचेस किया जाता बेटे। हमारा जो उद्देश्य है वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना है। सो दैट इज व्हाई द गुड क्वालिटी परचेज आर परचेज बाय देम। ए मेंबर हैज अ राइट टू कास्ट 1 वोट, डेफिनेटली जो एक मेंबर है उसके पास 1 वोट डालने का अधिकार होता है। ए मेंबर कैन कास्ट 1 वोट, 1 वोट वो डाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटे। तो ये थे इसके फीचर्स। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे बेटे। ओके, ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो स्टार्ट करते हैं विद द एडवांटेजेस। ठीक है, कि क्या एडवांटेज है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो सबसे पहला एडवांटेज है द कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लेस प्राइस। तो डेफिनेटली बिकॉज देयर इज नो मिडलमैन नहीं है कोई, सो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है, तो मिडलमैन ना होने के कारण प्राइस लो हो जाते हैं और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। सो कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लेस प्राइस, तो बेटे लेस प्राइस पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव हो जाते हैं, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, लेस प्राइस पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सेकंड है, नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल्स आर ओनली इन कैश। जो सेल्स होती है, ठीक है, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोडक्ट परचेस करके लेके आते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर, उन्हें हमेशा कैश में ही बेचते हैं। सो लॉस ऑफ कैपिटल के कोई चांस ही नहीं होते। सो सेल्स आर इन कैश, नो चांस
ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल के लॉस के कोई चांस ही नहीं बनते बिकॉज ऑल द सेल्स आर इज इन कैश। थर्ड पॉइंट है देयर एस्टेब्लिशन एलिमिनेट द मिडलमैन। डेफिनेटली ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए ही बनाए जाते हैं ताकि जो मिडलमैन होते हैं होलसेलर और रिटेलर के एक्सप्लॉयटेशन से कंज्यूमर को सेव किया जा सके या बचाया जा सके। सो देयर एस्टेब्लिशमेंट एलिमिनेट द मिडलमैन, तो इनका बनने का मतलब है कि भाई जो मिडलमैन है उनका हट जाना, क्योंकि एग्जैक्टली ये प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करके लेके आते हैं। फोर्थ है ए सेंस ऑफ इकोनॉमी इज इंक्लूडेड इन द कस्टमर्स। तो सेंस ऑफ इकोनॉमी का मतलब यहाँ सस्ता से बेटे, सेंस ऑफ इकोनॉमी यानी कंज्यूमर को ये सेंस लगता है भाई उन्हें सस्ते प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाले सस्ते प्रोडक्ट उन्हें मिल रहे हैं। सो अ सेंस ऑफ इकोनॉमी लाई इन द कस्टमर के माइंड में ये रहेगा भाई उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट काफी सस्ते मिल रहे हैं और वो सेटिस्फाई फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे। उन्हें ये महसूस होगा कि भाई कोई भी मिडलमैन होलसेलर या रिटेलर उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। सो सेंस ऑफ इकोनॉमी या सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर आएगी। फिफ्थ पॉइंट है देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। यस डेफिनेटली जो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी वो बहुत कम होती है, लिटिल होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि कंज्यूमर ही इन कोऑपरेटिव्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अगर फ्रॉड होगा तो कंज्यूमर ही फ्रॉड करेंगे। मान लो कंज्यूमर कैसे फ्रॉड कर सकते हैं भाई, मेंबर से ज्यादा रुपए ले लिए और एक घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट लाके मेंबर्स को दे दिया, तो इसका सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, मतलब प्रोडक्ट तो आपको मिला, अच्छा थोड़े से हाई प्राइस चार्ज हो गया, यानी कि फ्रॉड तो हुआ बट वेरी लिटिल। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि देयर इज अ वेरी लिटिल चांस ऑफ फ्रॉड, वेरी लिटिल चांस ऑफ फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड का बहुत कम चांस होता है बिकॉज कंज्यूमर आर देमसेल्फ मेकिंग द फ्रॉड। जो फ्रॉड करेगा वो भी कंज्यूमर ही करेंगे जो परचेस करके ला रहे हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से बेटे, ठीक है। इसलिए सिक्स है द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज क्रिएटेड। 50, 60, 100, 150 मेंबर आपस में मिल रहे हैं बेटे, सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे कि दो फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है वो अराइज होगा। सो इसलिए बोल रखा है द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज अराइव्ड, म्यूचुअल कोऑपरेशन की फीलिंग इन्हें अराइव्ड होगी। सेवंथ पॉइंट है देयर इज नो नीड टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एट ऑल, नो नीड टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, तो क्योंकि कंज्यूमर ही खरीद के लेके आएंगे और कंज्यूमर ही उसे कंज्यूम कर लेंगे, तो एडवर्टीजमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट एट ऑल। एडवर्टीजमेंट तो जब होता है जब आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, बट यहाँ इन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, यहाँ इन्हें अपने मेंबर्स की, अपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की वेलफेयर करनी है, भला करना है, इसीलिए ये लेस प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचते हैं, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट की कोई नीड ही नहीं है इन्हें। द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सेलिंग आर अवेलेबल, क्योंकि ये एक साथ प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में लेकर आते हैं, तो लार्ज स्केल सेल्स होती है ना, लार्ज स्केल पर यानी आप एक साथ इकट्ठा माल जब आप खरीदते हो बेटे तो डेफिनेटली आपसे लो प्राइस चार्ज किया जाता है। आप सोच के देखिए, आप एक तो एक क्वार्ट करके प्रोडक्ट लेके आओ, भाई एक क्वांटिटी मैंने परचेज की और आप एक साथ 1000 यूनिट लेकर आओ बेटे, तो जब 1000 यूनिट लेकर आओगे तो डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको सस्ता प्रोडक्ट बेचेगा। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है 8th पॉइंट में बेटे कि द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सेलिंग इज अवेलेबल, ठीक है, द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सेलिंग इज अवेलेबल, लार्ज स्केल सेलिंग का बेनिफिट हमें यहां पर मिलता है। 9th पॉइंट है देयर इज सर्टेनिटी ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द कस्टमर। तो एक कस्टमर के हिसाब से बेटे प्रोडक्ट परचेज हम करके लेके आते हैं तो सेल की सर्टेनिटी आपके लिए है, निश्चितता है कि प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही बिकेगा। बिकॉज मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 मेंबर है तो हम 100 मेंबर के हिसाब से, ठीक है, 100 मेंबर के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करके लाएंगे और हर मेंबर को प्रोडक्ट बेचेंगे, तो सेल की सर्टेनिटी तो यहां पर है। द सर्टेनिटी यानी निश्चितता ऑफ सेल्स आर देयर बिकॉज प्रोडक्ट आर परचेस फॉर द कंज्यूमर्स देमसेल्फ, ठीक है, कंज्यूमर के खुद के लिए प्रोडक्ट लेके गया है तो सेल होगी। 10th पॉइंट है बेटे लास्ट द नीड ऑफ द कस्टमर आर टेकन केयर ऑफ, तो कस्टमर की जो भी नीड होती है उसे केयरफुली अटेंशन पे किया जाता है। सो कस्टमर नीड आर टेकन ऑफ, कस्टमर की नीड को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है बेटे। तो ये थे इसके सारे एडवांटेज, वेरी इजी है, आप समझ सकते हो आसानी से। डिसएडवांटेज पर आ जाइए। सबसे पहले लॉस हैज टू बी फेस्ड व्हेन द मार्केट इज डल,
loss has to be faced when मार्केट इज डल। बेटे मार्केट में दो तरह से चेंजेस आते हैं, या तो इन्फ्लेशन आते हैं या फिर डिफ्लेशन आते बेटे, ठीक है। तो जब बेसिकली, ठीक है, मार्केट डल है, खराब हो बड़ी मार्केट यानी डिफ्लेशन आया हुआ है, तो फिर इन्हें लॉस भी हो जाता है, क्योंकि सम टाइम ये पहले से ही प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं हाई प्राइस पर, और बाद में जब मार्केट खराब हो जाती है, गिर जाती है मार्केट, प्राइस लो हो जाता है, तो फिर इन्हें लॉस होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट इन्होंने 100 रुपए में खरीदा है, मान लो 2 दिन बाद उसके प्राइस 70 रुपए हो गए, तो बेटे इनको तो 30 रुपए का लॉस हो गया, मार्केट डल हो गई। क्योंकि मार्केट डल होने का मतलब है कि मार्केट गिर गई, मार्केट में कोई कंज्यूमर ही नहीं है परचेस करने के लिए, तो एक डल हुई मार्केट में इन्हें लॉस हो जाता है, क्योंकि ये पहले से प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर परचेस करके ले आते हैं। सेकंड है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़े होना आपस में बेटे। तो जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे कंज्यूमर सोसाइटी में, उतने ज्यादा झगड़ों के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपना डोमिनेंस दिखाना चाहेगा उस सोसाइटी के अंदर बेटे। हर कोई चाहेगा कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, मुझसे पूछकर डिसीजन लिए जाएं बेटे। और अगर आपसे पूछा नहीं गया, तो आपको बेटे महसूस होगा, ठीक है, इंसल्ट महसूस होगी, तो इंसल्ट महसूस होगी तो फिर आप लड़ाई झगड़े करोगे जाके। तो इसलिए इन्होंने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेरल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेरल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेंबर, क्योंकि बहुत सारे मेंबर यहां पर होते हैं, तो उनके बीच जो क्वेरल है उसकी संभावनाएं या पॉसिबिलिटियां बढ़ जाती हैं। थर्ड इज अ लैक ऑफ स्पेशलिटी इन द स्टोर बिकॉज कस्टमर आर नॉट द बिजनेसमैन, क्योंकि कस्टमर है जो परचेस करने वाले बेटे, जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें बिजनेस की वैरायटीज के बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो अच्छे से प्रोडक्ट परचेस करके लाते हैं। बिकॉज बट जो कस्टमर है उन्हें मार्केट के बारे में नहीं पता, वो तो बेटे जिस तरह से प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उन्हें बताएगा उस पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि वो कोई स्पेशलिस्ट बिजनेसमैन तो है नहीं कस्टमर। तो इसीलिए इन्होंने कहा है बेटे कि देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशलिटी हियर, लैक ऑफ speciality because consumers are not businessmen successfully, क्योंकि कंज्यूमर हैं बिजनेसमैन नहीं है, इन्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता, जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बताएगा उस पर ये भरोसा कर लेंगे। फोर्थ, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिवनेस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होती है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होती है, यानी कि सहयोग की जो भावना होनी चाहिए, सहयोग की जो भावना होती है बेटे, वो गिर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे मेंबर है कि उनमें सहयोग हो पाना मुश्किल होता है, बल्कि लड़ाई झगड़े और अराइज हो जाते हैं। तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, सहयोग की भावना होती है, उसका दमन या उसका अंत हो जाता है। लास्ट है देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग वंस कैपिटल समटाइम। तो बेटे यहाँ फैसिलिटी होती है, जब एक नया मेंबर आना चाहे वो आ सकता है, और जब एक ओल्ड मेंबर विड्रॉ करना चाहे या कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ भी सकता है। अपनी कैपिटल वो वापस ले लेगा, जो भी कैपिटल उसने लगाई थी, जो भी पूंजी उसने लगाई थी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, जो भी उसने दिया था, वो अपनी कैपिटल ले सकता है। सो देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ वंस विड्रॉइंग हिज कैपिटल, तो अपनी कैपिटल को निकालने की फैसिलिटी वहां पर बेटे होती है, ठीक है। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर बेटे। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसे और एक बार पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट का बेटे। ये है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो आजकल जो बड़े मॉल्स वगैरह हो गए हैं बेटे, या बड़े शोरूम वगैरह हो गए हैं, ठीक है, उसमें आप देखते हो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है, वहां से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर लेते हो बेटे। देखिए AVM यानी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन मीन्स दैट टाइप ऑफ मशीन फ्रॉम विच वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय इंसर्टिंग ए प्री डिटरमिन्ड कॉइन और टेकन। आपको करना क्या होता है, एक कॉइन परचेस करना पड़ता है। पहले तो स्टोर में जाके आपको एक कॉइन परचेस करना पड़ेगा रुपए देके बेटे, फिर उस कॉइन को आप उस मशीन में डालोगे, जैसे ही वो डालोगे वो मशीन बेटे खुल जाएगी और आप वहां से अपने प्रोडक्ट को ले सकते हो। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें होती हैं ये मॉल्स वगैरह में, पब्स वगैरह में, बड़ी जगह पर ये आपको देखने को मिलती है बड़े शहरों में। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल। ये बेटे वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड बन चुका है डायरेक्ट सेल का। विदेशों में तो हर जगह इसी तरह के स्टोर आपको मिलेंगे, रिटेलिंग स्टोर नहीं मिलेंगे विदेशों में, आपको ऐसे स्टोर मिलेंगे जहां आप टोकन डाल के एक प्रोडक्ट को विड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो बेटे। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें बहुत देखने को मिलती है, आप बुक में देख सकते हो बेटे कि किस तरह से आपको दे रही है। ये शेल्फ बनी हुई है जिसमें प्रोडक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पर कॉइन को पुट करने की एक जगह होती है जहां आप कॉइन डालते हो, विंडो खोल के अपने एक प्रोडक्ट को ले सकते हो बेटे। बहुत ज्यादा फेमस है ये विदेशों में।
ठीक है। सो नो पर्सन इज नीडेड टू ऑपरेट दिस मशीन। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको सेल्समैन की भी कोई नीड नहीं होती, बस आपको मशीन में प्रोडक्ट पुट करने हैं, एक जगह होती है कॉइन डालने का या टोकन डालने का, वहां डालने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बाय इंसर्टिंग द कॉइन इन द सेल्फ ऑपरेटिंग कोल्ड ड्रिंक मशीन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक कम्स आउट। तो जैसे ही आपने एक कॉइन डाला बेटे, वो कॉइन पर मेंशन होता है कि आपको 1 क्वांटिटी चाहिए या 2 क्वांटिटी चाहिए। कॉइन आपने डाला, एक कोल्ड ड्रिंक अपने आप बाहर आ जाएगी और आप उसे विड्रॉ करके ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन होती है एवीएम, कोई आपको सेल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बहुत फेमस लेटेस्ट मेथड हो चुका है बेटे ये विदेशों में। इंडिया में तो ये बहुत कम हुआ है अभी फेमस, क्योंकि इंडिया में तो बेटे इस तरह के स्टोर को अगर आप रखोगे तो हो सकता है रात भी रात चोरी हो जाए, लोग चुरा के इन्हें ले जाए, पूरी पूरी सेल्फ को उठा के ले जाए। जब इंडिया में लोग एटीएम को नहीं छोड़ते बेटे, एटीएम को, तो इन स्टोर को कहाँ छोड़ोगे। तो इंडिया में तो ये थोड़ी कम फेमस है, अभी कुछ ही बड़े शहरों में फेमस है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा फेमस है ये चीज बेटे। आगे देखिए, ओपन बाय दिस मीडियम कमोडिटीज ऑफ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की जो कमोडिटी होती है, जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है सिगरेट, पोस्टल स्टैम्प्स, अंडरवियर, बियर, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, मिल्क, लस्सी, वाटर, इस तरह के प्रोडक्ट ये बेचे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। इन्हें सेल्फ में रख दिया जाता है और जैसे आप कॉइन डालोगे ये आपको मिल जाते हैं बेटे, ठीक है। These machine can be seen at पेट्रोल पंप। इन मशीनों को अब देखिए कहाँ पुटअप किया जाता है, पेट्रोल पंप के नजदीक, ठीक है, बस स्टैंड के नजदीक, रेलवे स्टेशन के नजदीक, एयरपोर्ट के नजदीक, एंड अदर पब्लिक प्लेस इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है जहाँ जनसंख्या काफी अधिक होती है, उन सिटीज में ये पुटअप किए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको पता है भारत में 4 है फिलहाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इन सिटीज में एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, यहां पर ये पुटअप किए जाते, पेट्रोल पंप हो गया। दीज मशीन आर वाइडली प्रेवलेंट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। आगे ना बेटे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिम देश जो है हमारे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इन देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, क्योंकि वहां पर बेटे ये अफोर्ड हो सकता है इजिली, वहां चोरी वगैरह कम होती है, अच्छा डेवलप देश होता है बेटे, भारत की तरह अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पर, तो चोरियां वगैरह खतरा नहीं होता। लेकिन भारत जैसे देश में तो बहुत ज्यादा चोरियों का खतरा इसमें होता है। इंडिया आल्सो द ट्रेंड ऑफ दिस मशीन इज गेनिंग मोमेंटम। तो ये कह रही है इंडिया में भी भैया मशीनें अब थोड़ी पनपती जा रही है, लेकिन केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही, हर तरह की सिटी में नहीं। रेवाड़ी जैसे शहर में या बावल जैसे शहर में आप ऐसा लगा दोगे बेटे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, तो रात को 10 बजे के बाद वो गायब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी बेटे वो। थ्रू दिस मशीन इट इज पॉसिबल टू मेक रिटेल सेल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो इन मशीन के जरिए हम जो रिटेल शॉप होती है लार्ज स्केल पर उसे ओपन कर सकते हैं बेटे। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। एडवांटेज है पहला, सेल्स आर पॉसिबल एट एनी टाइम, नो बार ऑफ टाइम ऑन सेल। तो सेल किसी भी टाइम आप कर सकते हो, 24/7 आवर में, कभी भी जब आप चाहो सेल कर सकते हो। सेल पर्सन वहां पर होता नहीं, टोकन आपको चाहिए, टोकन डालोगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेलमैन इज नॉट नीडेड, सेलमैन की कोई जरूरत नहीं है हमें। वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी, हमें वेल क्वालिटी और सिमिलर वेट का प्रोडक्ट मिल जाता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनों से। वी गेट द फ्रेश प्रोडक्ट, हमें फ्रेश प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटे, हमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। मशीन इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑपरेट, मशीनों को चलाना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉइन ही तो पुट करना है। कॉइन पुट आप करोगे, द प्रोडक्ट विल कम आउट इटसेल्फ, अपने आप वो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा और आप उसे ले सकते हो। नो फियर ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट की कोई फियर नहीं होता बेटे, ठीक है। हाँ, एक प्रोडक्ट का फियर नहीं है, लेकिन पूरी शेल्फ को उठाकर आप ले जा सकते हो अपने घर पे, तो पूरी शेल्फ का फियर होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा है भाई कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हानि नहीं होती, चुराने की कोई संभावना नहीं है बेटे। लिमिटेशन देखिए एवीएम के, सेल प्रोसेस इज कॉस्टली, सेल प्रोसेस काफी कॉस्टली होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ लगानी पड़ती है, इसमें अलमारियां से पुट करनी पड़ती है बेटे, इंटरनेट सिस्टम पुटअप करना पड़ता है, तभी तो जब वो कॉइन डलता है तब अपने आप प्रोडक्ट निकल कर आता है। सेकंड, द ह्यूज एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इन शेल्फ को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए काफी खर्चा हमें उठाना पड़ता है। कॉइन्स ऑफ द सेम साइज आर नीडेड, सेम साइज का कॉइन आपको चाहिएगा तभी आप काम कर पाओगे। प्रोडक्ट कैन वेस्ट अवे इफ नॉट सोल्ड, अगर प्रोडक्ट बिका नहीं है तो वो वेस्ट है बेटे, वो कूड़ा के समान बन जाएगा और कुछ काम नहीं आएगा। और लास्ट है, यूजफुल टू सेल ओनली फ्यू आइटम, हर प्रोडक्ट को आप इस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के थ्रू नहीं बेच सकते, कुछ ही आइटम जो हमने अभी नाम दिए, जैसे बीवरेजेस हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, ठीक है, वाटर हो गया, इन्हीं को ही आप बेच सकते हो बेटे। तो ये था आपका ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। थैंक यू वेरी मच बेटे।